नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के रूप में अपनी पसंद के नौकरशाहों को नियुक्त करने की केंद्र सरकार की वर्तमान प्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए मंगलवार को कहा कि सर्वश्रेष्ठ गैर राजनीतिक और मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति को एक निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र से नियुक्त किया जाना चाहिए, जो किसी से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र फैसले ले सकता हो। जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा उसका प्रयास एक प्रणाली बनाने का है ताकि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। बेंच ने कहा कि अनेक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए हैं, लेकिन टी.एन. शेषन कभी कभार ही होते हैं। 3 लोगों यानी 2 चुनाव आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कमजोर कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को चुनना होगा। सवाल है कि हम सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को कैसे चुनें और कैसे नियुक्त करें। सुप्रीम कोर्ट की राय है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई को भी शामिल किया जाए। इससे नियुक्ति प्रक्रिया में तटस्थता आएगी। नियुक्ति समिति में मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति होने पर कम से कम दखल देने की व्यवस्था होगी। हमें लगता है कि उनकी मौजूदगी ही संदेश देगी कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि योग्यता के अलावा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपको किसी दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति की जरूरत है, कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद को दबने ना दे। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति में कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। ये सरकार को अपनी पसंद के व्यक्तियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 324 के सेक्शन 2 का जिक्र करते हुए कहा कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के चयन और नियुक्ति के लिए एक कानून बनाने का आदेश देता है, लेकिन पिछले 7 दशकों में कुछ भी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा इस तरह संविधान की चुप्पी का फायदा उठाया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि राजनीतिक दल नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल की स्थापना के लिए कानून पारित करने के लिए कभी भी सहमत नहीं होंगे, क्योंकि ये सरकार की अपनी पसंद के व्यक्तियों को नियुक्त करने की शक्ति को छीन लेगा। इस बीच अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने अदालत से कहा कि वो मौजूदा व्यवस्था में हस्तक्षेप न करें। इस पर बेंच ने कहा हमें इस समस्या से निपटना होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बना रह सकता है? बेंच ने पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर टी.एन. शेषन का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों को आयोग के बारे में तब पता चला जब उन्होंने कार्यभार संभाला और पैनल को स्वतंत्र बनाने के लिए फैसले किए। उस तरह के व्यक्ति की जरूरत है, न कि राजनीतिक व्यक्ति की। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त को लेकर एक के बाद एक सवाल उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयुक्त को पूरे 6 साल के कार्यकाल तक का समय नहीं दिए जाने को लेकर कहा कि शेषन युग के बाद मुख्य चुनाव आयुक्तों को लंबा कार्यकाल नहीं दिया गया है। ये एक बहुत ही परेशान करने वाली प्रवृत्ति है, क्योंकि इसने पोल पैनल की स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया है, क्योंकि इसके प्रमुख अपने नजरिए और चुनाव सुधार को लागू ही नहीं कर पाते हैं। बेंच ने कहा कि केंद्र की सभी सरकारों ने चयन और नियुक्तियां इस तरह से की हैं कि किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को लंबा कार्यकाल नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2004 से किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। बेंच ने उन प्रावधानों को इंगित किया जो कहते हैं कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त 65 वर्ष की आयु के हो जाते हैं तो वो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही रिटायर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो सरकार जो कर रही है वो ये है, क्योंकि वो जन्मतिथि जानती है, इसलिए ये सुनिश्चित करती है कि जिसे नियुक्त किया गया है उसे अपने पूरे 6 साल नहीं मिले और इससे स्वतंत्रता रुक जाती है और ये चलन जारी है। इससे मुख्य चुनाव आयुक्त कभी भी वो नहीं कर पाएंगे जो वो करना चाहते हैं, चाहे यूपीए की सरकार हो या एनडीए की, स्थिति एक जैसी है। इसमें कहा गया है कि 2004 और 2015 के बीच 6 मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे और पिछले 7 वर्षों में वर्तमान सरकार द्वारा 8 सीईसी नियुक्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र संविधान की मूल संरचना का एक पहलू है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए और हमारे देश में स्वस्थ लोकतंत्र बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को राजनीतिक या कार्यकारी हस्तक्षेप से अलग किया जाना चाहिए। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बागी नेताओं को लेकर बेहद सख्त है। पार्टी ने 12 और ऐसे नेताओं को निलंबित कर दिया है जो पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे। ये सभी 12 नेता विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदार थे। अब तक कुल 19 नेताओं को पार्टी निलंबित कर चुकी है। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा है इन सभी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया गया है। इन नेताओं में दीनू भाई पटेल, मधुभाई श्रीवास्तव और कुलदीप सिंह रावल भी शामिल हैं। बता दें इससे पहले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को बड़े पैमाने पर बगावत का सामना करना पड़ा था। फतेहपुर सीट से उम्मीदवार कृपाल सिंह परमार तो इसलिए चर्चित हुए थे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन करने के बाद भी वो चुनाव मैदान से नहीं हटे थे।
राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा अब महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। इस दौरान राहुल का स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे। पीसीसी चीफ कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह समेत कई कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। बुधवार को राहुल गांधी और उनके साथ 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलेंगे। शाम 4 बजे यात्रा फिर शुरू होगी, जिसके बाद झिरी में रात्रि विश्राम होगा। मध्य प्रदेश में पहुंचते ही राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और हिंसक राजनीति के अलावा महंगाई, बेरोजगारी पर भी बीजेपी को घेरा। राहुल ने सभा में कहा कि उनकी यात्रा देश में फैलाई जा रही नफरत, हिंसा और डर के खिलाफ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा सबसे पहले युवाओं, किसानों और मजदूरों के दिलों में डर फैलाती है और जब ये डर अच्छी तरह से फैल जाता है तो वे इसे हिंसा में बदल देती है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने से पहले पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का खेमा सक्रिय हो गया है। गहलोत सरकार के मंत्री और एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की है। भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर के पहले हफ्ते में राजस्थान पहुंचेगी। पत्रकारों से बातचीत में राजस्थान के वन मंत्री हेमाराम चौधरी और राज्य कृषि उद्योग बोर्ड की उपाध्यक्ष सुचित्रा आर्य ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। हेमाराम चौधरी ने बाड़मेर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजस्थान में नए चेहरों को मौका देने का वक्त आ गया है। पार्टी नेतृत्व को बिना ज्यादा इंतजार किए इस बारे में फैसला करना चाहिए, इससे पार्टी को फायदा होगा। चौधरी ने कहा कि सचिन पायलट का साल 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम योगदान रहा। उन्होंने कहा कि कठिन मेहनत के बाद भी पायलट के पास कोई पद नहीं है, उन्हें जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और इस बारे में पार्टी को जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए। जबकि सुचित्रा आर्य ने जयपुर में कहा कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर स्थितियां नहीं बदलती हैं तो पार्टी टूट जाएगी। सचिन पायलट एक अहम चेहरे हैं और लाखों लोग उन्हें सुनने के लिए आते हैं। हर बात की एक सीमा होती है और अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तभी कांग्रेस राजस्थान की सत्ता में लौट सकती है। राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग में गुर्जर समाज के नेता भी कूद पड़े हैं। गुर्जर नेता विजय सिंह वैसला ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते हुए कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और 1 साल बचा है। अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी का स्वागत है, नहीं तो हम यात्रा का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता बुधवार से यात्रा रोकने की तैयारी के लिए जमीन पर उतरेंगे। समुदाय के सदस्यों के साथ एक बैठक के बाद एक वीडियो बयान जारी कर विजय सिंह बैंसला ने कहा, राहुल गांधी को राजस्थान का दौरा या तो एक गुर्जर मुख्यमंत्री के साथ करना चाहिए या इस मुद्दे पर जवाब के साथ देना चाहिए। विजय सिंह बैंसला ने कहा कि समुदाय ने 2018 में इस उम्मीद के साथ कांग्रेस को वोट दिया था कि एक गुर्जर को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हमने विधायक को वोट नहीं दिया, हमने गुर्जर मुख्यमंत्री को वोट दिया। बैंसला ने कांग्रेस सरकार पर गुर्जर समुदाय से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का भी आरोप लगाया। शशि थरूर के केरल में 4 दिवसीय दौरे पर केरल कांग्रेस के एक वर्ग में बेचैनी दिखने के बाद राजनीति गर्मा गई है। जब शशि थरूर से इसको लेकर एनडीटीवी ने सवाल पूछा कि उनकी केरल में यात्रा को एक पैरेलल एक्टिविटी यानी समानांतर गतिविधि के रूप में देखा जा रहा है, इस पर थरूर ने कहा, इस तरह की बात विचित्र है। तिरुवनंतपुरम के सांसद ने कहा, मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि उनका दौरा किससे समानांतर है। थरूर ने कहा कि मैं निश्चित रूप से कॉलेज या सिविल सेवा अकादमी में बोलने की स्वतंत्रता रखता हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं और कोई भी मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकता है। थरूर ने कहा कि मैं कांग्रेस या पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैं गुटबाजी का सख्त खिलाफ हूं। वास्तव में जिस दिन से मैं राजनीति में आया उस दिन से मैं पार्टी के किसी भी प्रसिद्ध समूह में शामिल नहीं हुआ, न ही मेरा किसी समूह में शामिल होने या शुरू करने का इरादा है। मेरी दिलचस्पी एकजुट कांग्रेस पार्टी में है। ये पूछे जाने पर कि क्या वो 2026 के राज्य चुनाव से काफी पहले खुद को एक बड़े नेता या मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी खुद को किसी भी तरह से पेश नहीं कर सकता, ये जनता को तय करना है। या तो वो आपको चाहते हैं या वो नहीं चाहते हैं। बता दें, केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी.डी. सतीशन ने कहा कि केरल में कांग्रेस और अधिक पैरेलल एक्टिविटीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। विधानसभा चुनावों में 2 हार झेलने के बाद पार्टी वापसी की मुद्रा में है। वहीं थरूर ने कहा कि उनके दौरे का राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं। बीजेपी ने बुधवार को दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का नया वीडियो जारी कर दिया। इस वीडियो में सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के भीतर खाना खाते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि सत्येंद्र जैन को बाहर से खाना लाकर दिया जा रहा है और उन्हें खाना, सलाद, फल सब कुछ दिया जा रहा है। जबकि कुछ दिन पहले ही सत्येंद्र जैन ने अदालत से शिकायत की थी कि उन्हें तिहाड़ जेल में पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा है और उनका वजन 28 किलो गिर गया है।
इस वीडियो में सत्येंद्र जैन खाने के साथ ही सलाद फल खाते हुए दिखाई देते हैं और उनके लिए खाना और सलाद लाने वाले 2 लोग भी वीडियो में दिख रहे हैं। उन्हें ये खाना प्लास्टिक के बॉक्स में दिया गया है और जेल के भीतर इस तरह खाना नहीं दिया जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पूछा है कि अरविंद केजरीवाल अब किस आधार पर सत्येंद्र जैन को मंत्री बनाए रखेंगे या उनका बचाव करने के लिए अभी भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग सामने आएंगे। पाकिस्तान सेना प्रमुख के इनकम टैक्स के रिकॉर्ड लीक होने के मामले में पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा है कि टैक्स के दस्तावेजों को लीक करने वालों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि उनकी टीम इस मामले की जांच को अंजाम तक पहुंचाएगी। बता दें, कमर जावेद बाजवा और उनके परिजनों की संपत्ति को लेकर पाकिस्तान में चर्चा गर्म हो गई है। मीडिया में आई अहमद नूरानी की रिपोर्ट के अनुसार 6 साल के कार्यकाल के दौरान बाजवा और उनके परिवार के लोगों की संपत्ति 12.7 अरब रुपए से ज्यादा हो गई। इस दौरान बाजवा के आर्मी चीफ रहते हुए दोनों परिवारों यानी बाजवा व उनके समधी अरबपति बन गए। इन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस खड़े किए, विदेशों में संपत्तियां खरीदी, विदेशों में पैसा ट्रांसफर किया। ये लोग कॉमर्शियल प्लाजा, कॉमर्शियल प्लॉट इस्लामाबाद और कराची में बड़े फार्म हाउसों के मालिक बने और साथ ही लाहौर में भी इन्होंने रियल एस्टेट के बड़े पैमाने पर व्यवसाय किया। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने कहा है कि सेना अध्यक्ष के आयकर से जुड़े दस्तावेजों को लीक करना एक गैर कानूनी हरकत थी। इसे अंजाम देने वाले 2 लोग थे, जिनमें से एक लाहौर और दूसरा रावलपिंडी से जुड़ा हुआ है। वर्जीनिया के वॉलमार्ट स्टोर में अंधाधुंध फायरिंग हुई। फायरिंग में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि गोलियां चलाने वाले शख्स की भी मौत हो चुकी है। घटना के बाद स्टोर के आसपास हड़कंप मच गया और लोग रोते बिलखते हुए यहाँ वहाँ भागते रहे। जब यह घटना हुई उस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी भी वॉलमार्ट स्टोर के अंदर थे। फायरिंग की घटना मंगलवार रात को 10 बजे भारतीय समय अनुसार बुधवार सुबह 8:30 बजे के आसपास हुई। फायरिंग की घटना में कई लोग घायल भी हो गए हैं। इस मामले में नई जानकारियों के आने का इंतजार है, लेकिन अब तक जो कुछ पता चला है उसके मुताबिक गोलियां चलाने वाला शख्स वॉलमार्ट स्टोर का ही मैनेजर था। एक के बाद एक भूकंप के झटकों की खबरें आ रही हैं। अब पश्चिमी तुर्की में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स के अनुसार भूकंप से होने वाले नुकसान की अभी कोई सूचना नहीं मिल पाई है। भूकंप को रिक्टर स्केल पर 6.0 तीव्रता वाला बताया गया है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप का केंद्र धरती के 3.09 किलोमीटर भीतर था। बता दें, इससे पहले इंडोनेशिया में आए भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 268 पहुंच चुका है। भूकंप ने यहां तबाही मचा दी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।